नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी पंडित गजाधर शास्त्री, जिसकी लेखिका हैं मनु भंडारी जी। गर्मी की छुट्टियां समुद्र किनारे बिताने के इरादे से मैं पुरी चला गया। होटल में पहले से ही एक कमरा सुरक्षित करवा लिया था, अतः किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। हाँ, संगी साथी कोई नहीं था, पर वहां उसकी कोई आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। सवेरे शाम का समय तो समुद्र की लहरों के बीच बीत जाता, बाकी समय पढ़ने और घूमने में। तीसरे दिन ही मैंने देखा कि पास वाले कमरे में एक नए यात्री आए हैं। लिबास से ही अनुमान लगाया कि हैं कोई हिंदुस्तानी, मेरा मतलब हिंदी भाषी से है। बात यह है कि कलकत्ते में बंगाली लोग हिंदी भाषी लोगों को ही हिंदुस्तानी की संज्ञा देते हैं, मानो बंगाल हिंदुस्तान के बाहर का कोई प्रांत हो। संध्या को कमरे के बाहर खड़ा मैं समुद्र की लहरों को निहार रहा था कि वही महाशय आए और बिना संकोच के उन्होंने पूछा, आपका शुभ नाम जान सकता हूं? मैंने बड़ी विनम्रता से अपना नाम बताया और उनका पूछने ही वाला था कि वे बीच में ही बोल उठे, अवश्य ही आप जानना चाह रहे होंगे कि मेरा क्या नाम है, मैं कौन हूं, तो सुनिए। और फिर एक कदम पीछे हटकर गर्दन को थोड़ा मेरी ओर झुकाकर बड़े ही अभिनयात्मक लहजे में उन्होंने कहा, इस नाचीज को लोग पंडित गजाधर शास्त्री कहते हैं। यूं तो हिंदुस्तान में हजारों गजाधर शास्त्री होंगे, पर आप शायद जानना चाहेंगे कि मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, वह मैं उन हजारों में से किस बात में भिन्न हूं? तभी तो परिचय होगा ना, क्यों? और मैं उस क्यों का उत्तर दूं, उसके पहले ही उन्होंने उत्तर दिया, तो मैं हूं कहानी लेखक पंडित गजाधर शास्त्री। यदि हिंदी साहित्य से आपका थोड़ा भी परिचय होगा तो आपने गजाधर शास्त्री का नाम अवश्य सुना होगा। वह नाचीज मैं ही हूं। मैंने अपनी स्मरण शक्ति पर पूरा जोर लगाया, जिससे यदि यह नाम कहीं दबा दबाया पड़ा हो तो निकल आए और मैं भी शास्त्री जी को अपनी साहित्यिक रुचि का थोड़ा सा परिचय दे दूं। पर लाख चेष्टा करने पर भी मानस पटल पर अनेक कहानी लेखकों के डूबते उतरते नामों में यह नाम कहीं नजर नहीं आया। आखिर हार कर मैंने कहा, देखिए, यूं तो हिंदी साहित्य मेरा विषय ही है, पर शायद मेरी स्मरण शक्ति कुछ कमजोर है, इसलिए कुछ याद नहीं कर पा रहा हूं। आप अपनी किसी प्रकाशित पुस्तक का नाम बताइए, शायद उससे कुछ याद आ जाए। उन्होंने हो हंसते हुए कहा, साहित्य में अभी नए खिलाड़ी ही मालूम पड़ते हैं आप। यूं तो मेरे अपने 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके थे, पर आज जब इतने बड़े कहानी लेखक के नाम से भी अपरिचित निकला, तो मैंने अपना सारा अहम किनारे रखकर स्वीकार कर लिया कि नया खिलाड़ी ही समझ लीजिए। और उन्होंने ऐसा समझने में किसी प्रकार का भी संकोच नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा, पुस्तक तो देखिए, मेरी अभी कोई छपी नहीं है, पर शीघ्र ही 3-4 छपने वाली हैं। आज से 7 साल पहले रश्मि में एक कहानी निकली थी, अमीरी गरीबी। अब आपको क्या बताऊं, इधर वह निकली और उधर मेरी मुसीबत आ गई। हिंदी की शायद ही कोई ऐसी पत्रिका होगी जिसके संपादक का पत्र न आया हो कि शीघ्र ही अपनी रचना भेजिए। अब मैं नई कहानी क्या लिखूं, जवाब लिखते लिखते ही परेशान हो गया। कहीं निकल जाऊं, लोग उंगली उठाकर कहते, यह देखो, अमीरी गरीबी के लेखक पंडित गजाधर शास्त्री जा रहे हैं। मुझे मजबूरन पूछना पड़ा कि एक ही कहानी से इतनी प्रसिद्धि कैसे हो गई। वे बोले, आप मेरे मित्र हैं, इसलिए अपनी सफलता का रहस्य आपको बता देता हूं। ना जाने वह कौन सा जादू है जो मेरी कहानी में जान डाल देता है और कहानी न बनकर बस कहानी ही बन जाती है। मैं उनके इस वाक्य के अनोखेपन को समझूं, उसके पहले ही हो करके हंसते हुए कहने लगे, बताइए, है ना भाषा का चमत्कार? पढ़ने वाला एक बार तो यही समझे कि वाह वाह, क्या कही है, लाख रुपए की।
बस जवाब नहीं, साधना कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी कलम से निर्जीव शब्द नहीं झर रहे हैं, वह बस सजीव फड़कते हुए चित्र उतर रहे हैं। कोई नई बात नहीं थी, वर्षों से मैं यह पिटी बात सुन रहा था। इसके बाद उन्होंने खिन्न भाव से कहा, बड़ा दुख होता है आजकल के लेखकों को देखकर। हिंदी साहित्य का भविष्य बस अंधकारमय ही लगता है। एकाएक मुझे याद आया कि इनकी जिस कहानी को लेकर इतनी कथा वार्ता हो गई वह तो अवश्य इनके पास होगी। आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसे लिखकर ये अपने को हिंदी साहित्य के गगन का सूर्य समझ बैठे हैं। मांगी तो चट अपने कमरे से एक पत्रिका लाकर मेरे हाथ पर रख दी। साथ ही यह भी कहा कि पढ़कर मैं एक सुंदर सी आलोचना भी लिख दूं। पत्रिका लेकर कमरे में आया। उस पत्रिका नाम भी मैंने कभी नहीं सुना था। बाद में पता चला कि 4 साल पहले ही वह पत्रिका बंद भी हो गई है। उसे खोला तो जाना कि वह छात्रोपयोगी पत्रिका थी, जिसमें रचनाएं भी अधिकतर छात्रों की ही थीं। शास्त्री जी की कहानी भी पढ़ी। अब उस जानदार कहानी के लिए अपनी निर्जीव कलम से कुछ ना लिखूं, उसी में खैर है। इसलिए मैंने पूरी ताकत से अपनी आत्मा पर अत्याचार करके प्रशंसा करते हुए वह कहानी लौटा दी। दूसरे दिन संध्या के समय मैं अपने उसी स्थान पर खड़ा था कि शास्त्री जी भी आ खड़े हुए। अपनी अविराम प्रशंसा के बीच जाने कैसे वे पूछ बैठे, हाँ, आपने भी कुछ लिखा है क्या? मैंने कहा, हाँ, 3 कहानी संग्रह छप चुके हैं अभी। पर उन्होंने बात पूरी ही नहीं होने दी, बीच में ही पूछ बैठे, कैसा स्वागत हुआ पाठकों में? मैंने यूं ही कह दिया, स्वागत क्या होगा, किसी को पसंद आई तो किसी को नहीं आई। एकाएक उन्होंने दूसरी बात आरंभ करते हुए पूछा, अच्छा, आप किस लिए आए हैं यहाँ? मैंने कह दिया, घूमने। महज घूमने? उन्होंने कुछ आश्चर्य से पूछा। मैंने कहा, हाँ, छुट्टियां थी सो घूमने चला आया। उन्होंने कुछ ऐसा चेहरा बनाया मानो मेरी इस बात से किसी बड़ी बात का रहस्य पा लिया हो। एकाएक कहने लगे, आप यहाँ आए केवल घूमने और मैं आया हूं कहानी के लिए मसाला जुटाने। दूसरे दिन वे स्वयं ही मेरे कमरे में चले आए। उनके हाथ में कुछ कागज थे। आते ही बोले, देखिए, मैंने एक कहानी लिखी है। बात यह हुई कि कुछ दिनों पहले मैं अपने एक मित्र के यहाँ गया था। एक दिन रात में एकाएक चोर चोर का शोर सुनकर उठ पड़ा। देखा 16-17 साल के एक छोकरे को लोग बुरी तरह पीट रहे हैं। मुझे उस पर बड़ी दया आई। आप तो जानते ही हैं कि साहित्यकारों का दिल बड़ा कोमल होता है, सो मैंने उसे छुड़वाया। उसका चेहरा मेरे सामने एक कहानी का प्लॉट बनकर खड़ा था। तब से मैंने संसार भर का चोर संबंधी साहित्य पढ़ डाला। अच्छा, अब यह कहानी सुनिए। दूसरे दिन सवेरे 5 बजे ही देखा कि वे कहीं जाने को तैयार खड़े हैं। पूछने पर मालूम पड़ा कि आसपास के दर्शनीय स्थल देखने और कहानी का प्लॉट ढूंढने। शाम को करीब 6 बजे वे लौटे। दिन भर की यात्रा से उनका स्थूल शरीर और त्रस्त जान पड़ता था, इसलिए वे शायद उसी समय खाकर सो भी गए। 7 बजे समुद्र से लौटा तो खर्राटे भर रहे थे। कमरे का दरवाजा भी बंद करना भूल गए थे। करीब 10 बजे होटल का छोकरा आया और जूठे बर्तन उठाकर चला गया। उस समय बाहर वर्षा हो रही थी और पड़ोस के कमरों के यात्री सब मिलकर वर्षा का कोई गीत गा रहे थे। तभी एकाएक शास्त्री जी के कमरे से चोर चोर का शोर सुनाई देने लगा। साथ ही किसी के रोने की आवाज भी आई। एकदम सब अपने अपने कमरों से निकलकर भागे। 10 बजे कैसी चोरी? शास्त्री जी के कमरे में अंधेरा था, पर आवाज से ही मैंने अनुमान लगाया कि वे किसी को बेतहाशा पीटे जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। समझ क्या रखा है बच्चू, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। काम धंधा करोगे नहीं और चोरी करोगे। बत्ती जलाई तो देखा शास्त्री जी होटल के छोकरे को बुरी तरह पीट रहे थे
और उसकी नाक से खून बह रहा था। वह जूठे बर्तन लेने गया था। शास्त्री जी को सोता देख बत्ती न जलाई और अंधेरे में टकरा गया। 7 बजे के सोए शास्त्री जी को 10 बजे ही ऐसा लगा मानो रात के 2-3 बज गए हैं। सो चोर का संदेह होना वाजिब था। फिर साहित्य में आप कुछ भी लिखें, पर घर में चोर घुसने पर तो आप मारेंगे ही। पुरी से लौटे 1 महीना हो गया है। नहीं जानता शास्त्री जी ने भी मुझे अपनी कहानी में गौण पात्र का स्थान दिया या नहीं, क्योंकि मुख्य पात्र के लायक तो उन्होंने मुझे समझा ही नहीं, पर अनजाने ही वे मेरी कहानी के मुख्य पात्र बन बैठे। महान आत्मा थी। बिना मुख्य पात्र का स्थान दिए उनके साथ पूरा न्याय भी तो नहीं होता। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।